हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात करें, फिर सारे के सारे आप क्वेश्चन में बताता रहूँगा। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 2020 के एग्ज़ाम में पूछे गए आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूं और आप जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मुझे कि सर आपने जितना पढ़ाया था उतना ही हमारे एग्ज़ाम में आया है। इसलिए इस सीरीज़ को फॉलो करें और सारे क्वेश्चन को देखते रहें। इस क्लास में आज मैं बात करूंगा 2020 के आपके पहले सेट में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं फिजिक्स के, वो सारे आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं। इसलिए इस सीरीज़ को फॉलो करें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। लिखा है एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके। अब घनाकार गुटका क्या होता है? इस प्रकार के घन के आकार का गुटका होता है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि घन की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। फिर लिखा है कि तली पर, तली मतलब इसके तल पर नीचे कोई एक क्या है, काला बिंदु है। फिर कह रहे हैं कि इसके आभासी गहराई की गणना कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, और अपवर्तनांक इसमें दे दिया गया है। कुछ भी नहीं करना है, एक फॉर्मूला छोटा सा यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पहली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, मतलब इससे पहले कभी भी ये न्यूमेरिकल पूछा नहीं गया था। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ 2020 का सेट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमें जहाँ तक उम्मीद है 7 सेट बनते हैं आपके, और 100% ये क्वेश्चन रिपीट होगा होगा और होगा। मतलब ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक, और वास्तविक गहराई मतलब जो घन की भुजा थी वही थी उसकी क्या, वास्तविक गहराई। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये किनारा जो आपको दिख रहा है, ये जो किनारा दिख रहा है, ये इसकी क्या है, वास्तविक गहराई है। क्योंकि वास्तविक गहराई सीधे ही नापी जाती है, मतलब कि ये सीधा नापा गया है। ठीक है, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। वास्तविक गहराई कितनी है? 4 है, और अपवर्तनांक कितना है? 1.6 है। क्या करना है? पॉइंट हटाना है, 0 ऊपर बढ़ाना है। 8 से अगर मैं इसको काट दूं तो 8 दूनी 16 और 8 5 40। आप 2 से इसको काट के सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कितना बचता है? 5/2, और मैं अगर इसको भाग कर दूं तो ये हो जाएगा 2.5। इस प्रकार से ये जो मेरा आंसर आया है, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक 2.5। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट है? जी नहीं, अभी यूनिट लिखना बाकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। तो अब बताइए, वास्तविक गहराई सेंटीमीटर में है और अपवर्तनांक का कोई मात्रक बचता नहीं, इसका मतलब सेंटीमीटर बटे कोई भी अपवर्तनांक नहीं होगा, इसलिए वास्तविक गहराई 2.5 सेंटीमीटर। ये लिखना मत भूलिएगा, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता नहीं है। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला जो है इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। 100% ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है 2021 के एग्ज़ाम में। तो अब देखिए, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे आपको बताऊंगा। लिखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। एक उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी दी है? फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर। और फिर पूछा जा रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगी। तो आपको ऊपर क्वेश्चन दिख गया होगा, क्या लिखा है? इसकी क्षमता क्या होगी, और फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं। मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा है फोकस दूरी। कितनी फोकस दूरी दी है? F बराबर 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है लेंस की क्षमता। क्या पूछा गया है? लेंस की क्षमता। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है, अगर ये सेंटीमीटर में दिया हो तो आप फॉर्मूला लगाइएगा 100/F, और अगर ये मीटर में दिया हो तो फिर आप लगाइएगा 1/F।
है ना, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। तो 100/f का मतलब क्या हुआ 100 तो 100 लिख दिया। फोकस दूरी कितनी दी है 20 और उसके बाद सॉल्व कर दिया तो आंसर कितना आया 5। और ये P है क्षमता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। तो इंग्लिश में इसे आप कैसे डायोप्टर ही लिखेंगे, लेकिन सिंबल अगर आपको लिखना हो तो आप कैपिटल D भी लिख सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन सही है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा था उत्तल लेंस। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं पर जब भी एग्जाम में आते हैं ना आप बेसिक सी गलती करके आते हैं। इसमें लिखा था उत्तल लेंस, अगर यही क्वेश्चन आता और लिखा होता कि अवतल लेंस तो याद रखिएगा इस बात को कि जो फोकस दूरी f होती है हमारी वो पॉजिटिव होती है, किसके लिए, मतलब धनात्मक होती है उत्तल के लिए, लेकिन अवतल के लिए ऋणात्मक होती है। इसका ध्यान आप रखेंगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन 2 नंबर का मात्र 1 नंबर आपको देकर जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु ये गूढ़ बातें हैं। ठीक है, चलो आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे फिजिक्स का जो है विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपको स्क्रीन पर अभी दिख जाएगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस बोर्ड को साफ करने में, ठंडी में बेचारा सूख जाता है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। कितना है 10 एम्पियर। देखो यहीं से हमको एक बात पता चली कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ छोटी छोटी बातें मैं भी आपको बताता रहूँगा। तो कितना है, विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर होता है। जो बच्चे कमज़ोर हैं, विद्युत धारा को हम लोग किससे लिखते हैं, विद्युत धारा को स्मॉल आई से लिखते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में आखिर क्या क्या दिया है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देते हैं। क्या दिया है, विद्युत धारा किससे लिखते हैं हम लोग, आई से। कितना लिखा है 10 एम्पियर। और ये वीडियो बहुत आप लोग अच्छे से इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो विद्युत धारा कितनी दी है 10 एम्पियर। फिर लिखा है प्रति सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड बोला गया है ना। कितना लिखा है प्रति सेकंड, तो टाइम कितना हो गया, t बराबर बताओ 1 सेकंड। तो आपको क्वेश्चन सब ऊपर दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा नीचे से लिखना शुरू किया है। 1 सेकंड में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। इसका मतलब n की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से लिखी जाती है। फिर आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ये भी दे दिया है क्वेश्चन में, परंतु देखिए ध्यान से सुने, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको हम लोग ई से लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 और इसका भी मात्रक कूलाम ही होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुने मेरी बात, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा जाता है, परंतु इसे आप याद कर लें, क्योंकि कभी भी अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ और आपको इसकी ज़रूरत पड़ी तो आपको फिर याद रखना ही होगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, आई दिया है, टी दिया है, एन दिया है, ई दिया है। अभी आपको मैं बताऊं, आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, Q बराबर NE और Q बराबर IT, QT इक्विटी, है ना। इसका मतलब Q बराबर NE और Q बराबर IT। ये 2 फॉर्मूले होते हैं जो मैंने आपको बेसिक्स वाली क्लास में बताया है। दोनों फॉर्मूले Q के हैं। जब Q NE के बराबर है तो Q IT के बराबर है, तो क्या NE IT के बराबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए मैं और आप दोनों की हाइट सेम है, आपके दोस्त की हाइट आपसे बराबर है, तो इसका मतलब मेरी हाइट आपके दोस्त के बराबर है। क्लियर है इतनी बात? तो जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये दोनों फिर बराबर, है ना। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, NE बराबर क्या, I और T। ये फॉर्मूला हो गया आपका। या फिर आप लिख सकते हैं IT बराबर NE, ऐसे भी लिख सकते हैं, या NE बराबर IT, जो भी आपका मन करे। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ से I निकालना है। तो हम T को कहाँ भेज देंगे, नीचे। क्यों भेजेंगे, ताकि जो है T नीचे आ जाए, I अकेला बचे।
तो आई अकेला हो गया, एन बराबर और बटे में क्या हो गया, टी हो गया। क्या समझ में आ गया इतनी बात? अब ध्यान से सुने, एन की वैल्यू रख दीजिए। एन की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, वही तो निकालनी है। ओहो हो, मुझे आई नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन को अकेला रख दीजिए, है ना, आई लिख दीजिए, टी लिख दीजिए, ई को नीचे भेज दीजिए, एन निकालना है। क्यों भाई, है ना, एन ही तो निकालना है। अब देखिए एन लिखा, आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, 10 लिख दिया, ठीक। टी की वैल्यू कितनी है प्रति सेकंड, और प्रति का मतलब ही 1 होता है। और ई की वैल्यू कितनी हो गई 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। क्या समझ में आ गया इतनी बात? अब उसके बाद ध्यान से सुने कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब ये जो 1 लिखा है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो 10 को 10 लिखा रहने दिया, फिर उसके बाद नीचे लिखा 1.6। ये जो 10 की घात माइनस 19 नीचे लिखा था ना, इसको मैंने भेज दिया ऊपर। तो इसको मैंने जैसे ही ऊपर भेजा, इसकी जो पावर माइनस में थी वो प्लस हो गई। क्यों हो गई? ध्यान से सुने, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि अगर नीचे कोई चीज़ माइनस में है, ऊपर जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी। छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये हो गया आपका 19 प्लस का, ठीक। अब देखें, दशमलव हटा के 1 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 100/16 और इंटू 10 टू पावर -19, नहीं +19, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से सुने, इसको मैं भाग कर दूं तो देखिए जरा, 100 लिखा और इधर लिखा मैंने 16, ठीक। 16 एकम 16 और 16 छंग कितना होता है 96, ये लिखा मैंने 96, ठीक। और घटा दिया तो हो गया 4, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 16 का पहाड़ा पढ़ें कि इससे ज़्यादा ना हो, तो 16 दूना कितना हो गया 32। फिर उसके बाद कितना बचेगा 8, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 5 बार में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6.25 गुणे 10 की घात कितना हो गया 19। क्या इसका कोई मात्रक होगा? जी नहीं मेरे लाल, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे मैं आपसे पूछूं पेन की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे सर 2, है ना। मैं पूछूं ये वॉच की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 1। तो क्या इसकी कोई जो है क्या यूनिट होगी? जी नहीं, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने अपना आंसर आपको करके सॉल्व दे दिया है। अब देखें अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आप वीडियो को बीच में मिस कर रहे हैं तो उसके बाद ये जान लीजिए कि 2 मिनट के लिए अगर आप गाने ना सुने और वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है मोबाइल तो सबके पास होता है पर उसका यूज अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यूज अगर अच्छे से करना है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है जो आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वक्त, ये एक बार निकल गया तो दोबारा आपके लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप पीछे से ये वक्त वापस नहीं ला सकते। इसलिए कोशिश करें कि पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें, मतलब दोस्तों को अपने बताते रहें, शेयर करते रहें। ज्ञान को बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे छुपा कर रखेंगे ना तो ये कभी बढ़ेगा नहीं। इसे जितना शेयर करेंगे उतना ही बढ़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपके सामने खुद ही खड़ा हूँ। जब से पढ़ाना शुरू किया है मैंने, लगभग 4-4.5 साल हो चुके हैं। जब से पढ़ाना शुरू किया है लगातार ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है और इसका बेनिफिट मुझे लगातार मिल रहा है। मैं किसी दिन आपसे ज़रूर इस बारे में बात करूंगा लाइव आके, है ना। तो चलो अब अगला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, बहुत अच्छा है, स्क्रीन पे दिख गया होगा आपको, है ना। एक ऑटो वाहन में, एक ऑटो वाहन जानते हैं ना, मतलब जो गाड़ी होती है, ठीक। फिर उसके बाद पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। कौन सा दर्पण? 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण लगा हुआ है और जिसकी त्रिज्या इन्होंने दे दी है। ध्यान से सुने, मैं लिखता हूं पहले कि क्या क्या दिया है। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। तो इसका मतलब R बराबर 6 मीटर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, लिख लीजिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? किसी समय, मतलब कोई एक टाइम, ठीक, किसी समय एक वाहन, अब कोई वाहन है
वाहन दर्पण से, कहाँ से दर्पण से, जो उसमें लगा हुआ है गाड़ी में, वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। मतलब मान लीजिए मैं वाहन हूँ और आप सामने से आ रहे हैं, मैंने शीशा लगा रखा है, दर्पण लगा रखा है, आप वहाँ हैं, तो आप काम करेंगे किसके लिए, आप काम करेंगे वस्तु के लिए, और मेरा जो शीशा है ना, दर्पण है ना, वो काम करेगा किसके लिए, दर्पण के, और इमेज इसी में बनेगी। ठीक, समझ गए। तो इससे जो दूरी होगी वस्तु की, वो वस्तु की दूरी दी है। समझे अभी क्वेश्चन को फिर से। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब ये u दिया है, वस्तु की दूरी है ना, 6 मीटर की दूरी है पर है, तो u बराबर कितना, 6 मीटर। अभी मैं बात करूंगा कौन प्लस कौन माइनस होता है उसके बारे में बाद में, है ना। फिर देखो ध्यान से, उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। स्थिति और आकार बताना है, मतलब पोजीशन और साइज की गणना करनी है। ध्यान दीजिएगा, पोजीशन और साइज, साइज का मतलब कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और पोजीशन मतलब कितनी दूर बनेगा। ठीक, अब ध्यान से सुने, कौन सा दर्पण था मेरे लाल, ये दर्पण था उत्तल दर्पण, और गाड़ियों में उत्तल दर्पण ही लगा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें अगर हम लोगों को उत्तल दर्पण नहीं लगाएंगे तो बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसके बारे में भी एक दिन मैंने बात की थी इसी सीरीज में, पहले वाला वीडियो है ना। चलो अब देखो ध्यान से, u हमेशा माइनस में होता है, चाहे वह उत्तल हो चाहे अवतल हो। r क्या होता है, मतलब ये हमारी वक्रता त्रिज्या है, और उत्तल दर्पण है उसमें पॉजिटिव होती है। ठीक, ये चीजें आपको पता होंगी, UVF क्या होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, इसको मैं हल करना शुरू करता हूं, बता दूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना है, v निकालना है, कितना दूर बनेगा, और v निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, u चाहिए और f चाहिए। f तो पता नहीं, तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि f बराबर r/2, तो r की वैल्यू कितनी दी है, 6/2, तो इसका मतलब f की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर। ओके, क्लियर है इतनी बात। और f हमेशा पॉजिटिव होगा, किसके लिए, उत्तल के लिए, अवतल होता तो निगेटिव होता। अब देखिए ध्यान से, फिर से हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 1/f = दर्पण है मेरे लाल, तो 1/v + 1/u, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। u क्या है, u क्या है, वस्तु की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। वैल्यू पुट की जाए 1/f, तो 1/f की वैल्यू कितनी है बताइए, 3 है। v की वैल्यू कितनी है निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है, कितनी दी है भाई, 6 मीटर, वो भी माइनस का। रोज वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब ये इतना सॉल्व हो चुका है, अब मुझे करना क्या है, 1/3 लिखना है। ठीक, ध्यान से सुने, उसके बाद ये हो गया 1/v, अब ये हो गया प्लस माइनस, माइनस का 1/6, ये माइनस है ना, तो इधर आएगा, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, तो 1/3, और ये हो गया प्लस में 1/6, और इधर हो गया 1/v। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, कैसे, लासा लेकर, 3 दूना 6 और 6 कम 6। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो 3/6 और 1/v, 3 कम 3 और 3 दूना कितना हो गया, 6। इसका मतलब 2v को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो v वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर। इतनी बात क्लियर। अब हम लोगों ने इसकी क्या बता दी है, स्थिति बता दी है। तो देखिए ध्यान से, एक सिंपल सी बात है, अगर ध्यान दीजिएगा, लाइन खींची, ये दर्पण बनाया, इस तरफ जो भी होगा वो पॉजिटिव, इस तरफ जो होगा वो निगेटिव, तो कैसा आंसर आया है, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये दर्पण के पीछे बनेगा, ना कि दर्पण के आगे, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो मैं लिखूंगा यहां पर अतः, ध्यान से सुनिएगा बात को, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहाँ, दर्पण के पीछे, पीछे क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है, कितने मीटर, 2 मीटर दूर बनेगा। कहां से दूर बनेगा, दर्पण से 2 मीटर दूर बनेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब आपको बताना है कि इसका आकार कैसा होगा, और आकार का मतलब आपको आई की वैल्यू बतानी है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वो तो तब बता पाओगे आप जब आपको ओ पता होगा, तो ओ तो आपको पता नहीं है ना। तो इस केस में आपको करना क्या होता है, इस केस में आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी ओ ना दिया हो तो डरे नहीं, बिल्कुल ना डरे। देखिए ध्यान से, ओ नहीं दिया होता है ना, तो आपको ये बताना होता है कि प्रतिबिंब कितना छोटा और कितना बड़ा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कितना छोटा और कितना बड़ा बनेगा। तो इस केस में आपको हम लोग लिखेंगे पुनः,
पुनः मतलब वंस अगेन क्या करेंगे, m की वैल्यू यूज़ करेंगे माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि i तो पता नहीं, o तो पता नहीं, तो m बराबर माइनस वी अपॉन यू। v की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 2, u की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, काट दिया कितना आया बताओ 1/3। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः आकार, आकार कैसा होगा 1/3, तो हम लोग लिखेंगे अतः प्रतिबिंब 1/3 गुना बनेगा। इसका मतलब 1/3 क्या होता है, छोटी वैल्यू होती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर है इतनी बात। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। अब मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन कराता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुने, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बताऊं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, एक विद्युत उपकरण पर, अभी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, है ना। तो आप लोग अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है, ठीक, ये अथवा में पूछा गया है। व्यक्ति है, अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, मतलब वो केवल 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसकी आंखों में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन जब भी आएंगे ना आपको परेशान जरूर करेंगे। निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित कोई व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब उसको निकट का दिखता है परंतु दूर का नहीं दिखता है। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष से अगर कोई पीड़ित है तो इसका मतलब उसको निकट का दिखता है परंतु दूर का नहीं दिखता है। फिर आगे देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं, अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, मतलब उससे ज़्यादा आगे नहीं देख पाता है। फिर देखिए ध्यान से, सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। कौन सा लेंस लगाना होगा, निकट दृष्टि दोष है तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, अवतल लेंस लगाना होगा, फोकस दूरी बताइए और साथ ही साथ क्षमता भी बताइए। तो इसका मतलब फोकस दूरी निकालनी होगी, ठीक। ध्यान से सुने, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर तो दिख ही गया होगा। करें अधिक से अधिक कितना देख सकता है, 10 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो 10 जो है मीटर की दूरी पर बनेगा, तभी वो देख पाएगा, ठीक। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या मुझे दिया है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ v बराबर दिया है कितना, 10 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना, v बराबर 10 मीटर, ठीक है। ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद क्या करें, सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी और क्षमता की गणना भी कीजिए। क्या कह रहे हैं, लेंस की प्रकृति बताइए, फोकस दूरी बताइए और साथ ही साथ इसकी क्षमता भी बताइए। तो ध्यान से मेरी बात को सुने, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आपको हम बताते हैं। फोकस दूरी, क्षमता, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ध्यान सुने, अब इसको हम लोग लिखेंगे हल। क्या मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर मैं कुछ बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर का दिखता है परंतु निकट का दिखता है परंतु दूर का नहीं दिखता है। इसलिए वस्तु को अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो फिर उसको दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इन्होंने बोल दिया है कि उसको केवल 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ही दिखता है। इसका मतलब अब वो क्या कह रहा है, मुझे कहाँ देखना है, अनंत तक देखना है, तभी तो वो सही से देख पाएगा। इसका मतलब उसका u का जो वैल्यू होगा वो अनंत होगा। ध्यान से सुने, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, इसलिए दूर का देखने के लिए u की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे u बराबर कितना लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। कैसा इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट, लिखने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट मीटर पढ़ा रहने दो, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्यों, क्योंकि आंखों में तो लेंस लगता है ना कि दर्पण, इसलिए फॉर्मूला में माइनस होगा। अब हम बात करें कि उसको कौन सा दोष है, उसको जो दोष है ना वो कैसा दोष है, उसको जो दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। और निकट में यूज होता है कौन सा लेंस, अवतल लेंस, इसलिए ये जो होगा u निगेटिव होगा और इनफाइनाइट तो हमेशा निगेटिव होता है, मतलब u हमेशा निगेटिव होता है। v की जो वैल्यू है वो लिख दी मैंने -10, u की वैल्यू है इनफाइनाइट और ये हो गया 1/f, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब 1/f और ये हो गया 1/v
-10 और ये 1/इनफाइनाइट, इसको ध्यान से समझ लें। इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, ठीक, ध्यान से सुने, इनफाइनाइट का मतलब 1/0 और ये 0 जब ऊपर जाएगा तो 0/1 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 0। इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा इसे, है ना। अब देखें, ना समझ में आए पीछे से फिर रिवाइंड कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुने। अब देखें ये तो खत्म, ठीक, तो हो गया 1/-10 और 1/f। इसका मतलब जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, -10 क्या मीटर। इस प्रकार से ये, और कितने नंबर का क्वेश्चन है पता है ना आपको, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोगों ने इसको ये बता दिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे ध्यान से सुने। अतः लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बात ध्यान से सुनिएगा, कितनी होगी, 10 मीटर होनी चाहिए तथा लेंस कैसा होना चाहिए, अवतल होना चाहिए, है ना। कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, अवतल, क्योंकि ये इसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा था लेंस की क्षमता। अब हम लोग लेंस की क्षमता निकालेंगे, क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f, लेकिन ये मीटर में दिया था इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। अब ये लिखा मैंने लेंस की क्षमता, अब ये लिखा है 10 मीटर, तो हमने यहाँ पर लिखा -10 मीटर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम देखना चाहते हैं कि इन्होंने आंसर में क्या दे रखा है। हाँ ठीक है, सही है। तो ये हो गया -0.1 डायोप्टर। भाग कैसे करोगे, 10 लिखोगे आप, 1 लिखोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 10 एकम 10, तो आंसर क्या आएगा 0.1 और माइनस। ये इस प्रकार से ये मेरा आंसर आ गया है। ये डायोप्टर क्या है, मैंने अभी आपको पहले बताया है एक क्वेश्चन में कि डायोप्टर क्या है। इस प्रकार से ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप चाहें इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो उम्मीद है सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आ रहे होंगे। अभी तक हम कितने क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, पूरे 5 क्वेश्चन, तो सारे आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको साफ करते हैं पूरा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, लिखा है एक विद्युत उपकरण पर लिखा है, क्या लिखा है उस पर, लिखा है 2.3 किलोवाट। इसका मतलब उसकी पावर दे दी है ना, कितनी पावर दे दी है। और इस तरीके के क्वेश्चन 7-7 नंबर में भी आते हैं। क्या दे दी है, पावर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आज का है, आप डाल लीजिएगा। शक्ति कितनी दी है, शक्ति इन्होंने शक्ति दे दी है 2.3 किलोवाट। क्या किलोवाट, मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको इसमें करना क्या है। फिर सुनो, वह 230 वोल्ट, इसका मतलब इसका विभवांतर दे दिया है इन्होंने। क्या दे दिया है, विभवांतर। और विभवांतर होता क्या है आपको पता है ना, V। और क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल आप इसमें डर जाते हैं कि अरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 230 क्या दिया है, वोल्ट, ठीक, किलोवाट है, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन, इसे पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए, मतलब पूरी पावर से कार्य कर रहे, ठीक, इसे कितनी विद्युत धारा का, इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसका मतलब कितनी विद्युत धारा देने पर इसमें जो है ये पूरी क्षमता से कार्य करेगा। इसका मतलब आई की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं। फिर कह रहे हैं इसके प्रतिरोध की भी गणना कीजिए, मतलब इसका रेजिस्टेंस भी बताइए। फिर कह रहे हैं यह भी गणना कीजिए कि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इससे कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ये पूछा गया है आपसे, ठीक। 3 चीज़ें पूछी हैं, आई पूछा है और आर पूछा है, और साथ ही साथ कितनी ऊर्जा व्यय होगी वो भी पूछा गया है। और ऊर्जा किस में पूछा गया है, किलोवाट घंटा में मेरे लाल, जूल में नहीं पूछा गया है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को, किलोवाट घंटा ना कि जूल, ठीक। जूल में दूसरा कुछ होता है और किलोवाट घंटा में कुछ दूसरा चीज़ यूज होता है, ठीक। अब मैं बताऊंगा आपको अभी आगे। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला काम धारा निकालना है, ठीक। P दिया है, V दिया है, और एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, P =
कौन, वी आई। ठीक, क्या होता है P बराबर वी आई। P की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे तो कुछ और दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा। तो अगर मैंने इसको 1000 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, क्यों गुणा करेंगे, किलो हटाने के लिए। तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2300, गुणा करके देख लीजिएगा, और ये बदल जाएगा वाट में। इसका मतलब ये दे दिया इन्होंने 2300। वी की वैल्यू कितनी दी है, 230, और आई की वैल्यू निकालनी है। बताओ कुछ कठिन है क्या, नहीं। अब ये आई निकालना है, और ये हो गया 2300 बटे में कितना, 2310। ठीक, अभी कुछ यहाँ पे कट्टम पिट्टम का खेल चलेगा। इसको इससे काटा, और 23 से कम 23, और 23 दहम्मा, इसका मतलब आई बराबर जो आया वो कितना आया, 10 एम्पियर। लो, एक नंबर का काम हो गया, और इसमें था कुछ, नहीं था ना कुछ, बस आप थोड़ा सा डर रहे थे, है ना। पी निकल आया। अब क्या निकालना है, आर निकालना है। एक मेरी बात बताओ, पी वी और पी आई और आर, एक होता नहीं पी वी आर। पी वी आर क्या होता है पता है ना, मूवी, है ना, पीवीआर। सुनो ध्यान से, आप ध्यान से सुनिए, सिनेमा हॉल, है ना, आपको पता होगा, है ना, आप बिल्कुल नए ज़माने के लड़के, हम ठहरे ओल्ड ज़माने के। सुनो, आई पता है, वी पता है, दो चीज़ें पता है, क्या निकालना है, आर। और एक थे ओम चाचा, उन्होंने कहा कि आई वी और आर के बीच में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, वो संबंध होता है मेरे लाल, वी अपॉन आई इजकल टू आर। तो ये संबंध दिया था किसने, ओम चाचा ने। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, चूंकि आर बराबर वी अपॉन आई। क्या करना है और कोई फॉर्मूला लगा के, वी की वैल्यू कितनी है, 230, और आई की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 10, 0 0 काट दिया, आंसर कितना आया, 23। इस प्रकार से आर बराबर कितना आ गया, 23 ओम। लो, था कुछ, नहीं ना। अब यही तो कहोगे आप कि जी नहीं सर, कुछ भी तो नहीं था इसमें, बस मैं थोड़ा सा इसको डर गया था लगाते वक्त। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब सुनो, आप पूछा है कितने किलोवाट ऊर्जा व्यय होगी, ये पूछा है। तो देखो, किलोवाट घंटा का मतलब होता है, जूल में नहीं निकालना है, यूनिट में निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटा का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान से, वाट गुणे घंटा गुणे दिन। तो इसे कोई दिन में तो यूज किया नहीं जा रहा है, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, और बटे में क्या, 1000। ठीक, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे उपकरणों की संख्या, ऐसे भी, लेकिन उपकरण तो केवल एक ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। वाट कितना दिया है बताओ, 2300। घंटा कितना दिया है, कितने घंटे यूज़ किया जा रहा है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन में, आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितने घंटे यूज़ किया जा रहा है, 10 घंटे तक यूज़ किया जा रहा है। 10 घंटे लिख दिया मैंने, और उसके बाद 10 घंटे तक यूज़ किया जा रहा है। इसको कितने दिन तक, केवल एक ही दिन तो यूज़ किया जा रहा है, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इसको लिखने की, पर कोई बात नहीं, लिख दिया। उसके बाद नीचे बटे में 1000, 0 0 0 0 0 0, आंसर क्या आया, 23, और किलो वाट घंटा, और आपके हो गए पूरे 4 नंबर पक्के। कुछ था कठिन मेरे लाल, नहीं ना, आपको प्रॉब्लम कहाँ हुई, थोड़ा सा समझने में। तो डरे नहीं, जो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स से होगा। उस समय आपको बस एक बात को याद रखने की ज़रूरत है। वो बात क्या याद रखने की ज़रूरत है कि भैया जो भी आएगा मेरे कोर्स से आएगा, हमें केवल अपना ज्ञान थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हनुमान जी की तरह याद दिलाने हैं अपने, क्या पता है ना, उनका ज्ञान याद दिलाना था, पता है ना आपको। तो इसलिए अपना ज्ञान, आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, याद करते रहें, सब कुछ लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहें, ताकि दिमाग में सब स्टोर होता रहे। वो एक ही दिन जाके पेपर में उगल देना है, ठीक। क्योंकि अगर वहाँ 3 घंटे में अपने आप को आप साबित नहीं कर पाए तो समझ लीजिए पूरे साल पढ़ना बेकार है। इसलिए एक दिन की तैयारी करनी है, केवल वो भी 3 घंटे के लिए। अगर 24 घंटे दिन में होते हैं तो 24 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तब भी 8 आता है, मतलब एक दिन के 8वें हिस्से को आपको यूज़ करना है, 3 घंटे मतलब बस। तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करो, सब कुछ आप अच्छे से तैयार करो, ताकि जब एग्ज़ाम देने जाओ आप तो अच्छे से पेपर को आप अच्छे से करके आ पाओ।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन मैं एक थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लास को यहाँ पे समाप्त करूँगा। अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में आने लगे हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, क्या लिखा है? लिखा है लोहे के एक तार की लंबाई L1 है। मतलब लोहे का एक कोई तार है, तो पहले मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं। लोहे का एक तार है, मान लीजिए ये लोहे का एक तार है, ठीक। मैं आपको अभी इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। इसकी लंबाई क्या है? L1 है, ठीक। ध्यान से सुने। फिर कह रहे हैं इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A1 है। मान लीजिए ये लोहे का क्या है? आपका कोई तार है, इसकी लंबाई L1 है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A1 है, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं? और प्रतिरोध इसका जो है वो 5 ओम है। फिर कह रहे हैं यदि इसका ताप क्रम बदले बिना, अगर ताप आपने बदल दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बताऊंगा अभी क्यों बदलोगे आप तो क्या दिक्कत होगी, ठीक। फिर उसके बाद इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। इसका मतलब अभी जो तार था ना, उसकी लंबाई को कर दो आप 2 गुना। कितने गुना कर दो? 2 गुना। इसका मतलब लंबाई कर दो आप 2L1, ठीक। फिर देखिए ध्यान से, और उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका प्रतिरोध कितना होगा? ध्यान से सुन ले। A1 और हो गया यहाँ पर हमारा, अगर मैंने इसको खींच के 2 गुना कर दिया तो पहले जितना इसका क्षेत्रफल था उसका आधा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं कहा गया है, मैंने कह दिया, ठीक। अब कह रहे हैं इसको खींचकर 2 गुना कर दिया गया, प्रतिरोध कितना हो जाएगा? याद कर लो, किसी भी तार को अगर खींचना शुरू करोगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। 2 गुना खींचोगे प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा, 3 गुना खींचोगे प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, 5 गुना खींचोगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब कितने गुना बढ़ेगा उसकी एक ट्रिक, 2 गुना खींचोगे तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, आंसर आएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। 3 गुना खींचोगे तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, आंसर 9 गुना बढ़ जाएगा। यह है ट्रिक, MCQ आ जाएगा आपका, बहुत अच्छे से आप इसको कर लेंगे। तो 2 गुना करोगे तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा, तो 5 को 20 हो जाएगा। अभी देखिए 20 आंसर आएगा, ठीक। यह है ट्रिक। अब ध्यान से सुने मेरी बात, हल करते हैं इसको, है ना। ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे चूंकि तार का इन्होंने प्रतिरोध दे दिया है, तार का प्रतिरोध ऐसे ही करना जैसे मैं करने जा रहा हूं, और आपके बुक का ये एग्जाम्पल है। तार का प्रतिरोध कितना? 5 ओम दे दिया है। तो तार का प्रतिरोध होता क्या है? R बराबर, R लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है ना, R बराबर कितना? 5 ओम, ठीक। और R को हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर और उसके बाद रो L/A, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रो और L की जगह पे L1, क्योंकि L1 कहा है, और उसके बाद A, तो इसको A1 कहा है। बराबर कितना हो गया बताओ? 5 ओम। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। समीकरण नंबर 1, ठीक। यहाँ लिखना है जब तार को खींचकर, जब तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी लंबाई, और इन्होंने कहा था आयतन में परिवर्तन ना आए, मतलब ऐसा नहीं कि तार आप तोड़ दो, तो उसकी लंबाई 2L1 व इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए? तब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A1/2 हो जाता है, क्योंकि अगर खींचोगे तो उसका क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, A1/2 हो जाता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से सुने, तब नया प्रतिरोध क्या होगा? तब नया प्रतिरोध, ऐसे ही लगाइएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तब नया प्रतिरोध क्या होगा? तब नया प्रतिरोध जानते हैं क्या होगा? रो और उसके बाद जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? अब रखोगे आप 2L1। ध्यान से सुने, क्षेत्रफल कितना रखोगे? A1/2। ये आप रखोगे कहाँ से? क्योंकि R बराबर रो L/A, तो लंबाई अब इस बार 2L1 और क्षेत्रफल A1/2। अब उसके बाद ध्यान से सुने, रो लिखा, ये जो 2 नीचे है ये कहाँ जाएगा? ऊपर, तो कितना हो जाएगा?
L1 बटे कितना A1। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही इतनी बात। अब 4 को तुम बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा रो L1 अपॉन A1। ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये लिखा 4 और रो L1 बाई इसकी वैल्यू कितनी दी है 5, यहाँ पे लिख देना, क्योंकि रो L1 अपॉन A1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 ओम। अब 5 चौके कितना हो गया बताओ 20 ओम। लो आ गया कि नहीं आ गया आंसर। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, जितना भी दिया हो। अभी यही क्वेश्चन मैं अगर बदल दूं, कह दूं एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, या मैं कह दूं एक तार, लिख लीजिए, एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है, यदि उसको खींचकर उसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए तथा उसकी मोटाई को 2 गुना, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, कितना मैंने बोला 20, तो क्या है 1/4 गुना हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, मतलब उसको 4 से भाग कर दो, जब खींचोगे तो 4 से गुना, और उसके बाद जब छोटा करोगे तो 4 से भाग करोगे। यही ट्रिक है। क्लियर है इतनी बात। तो उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अब भैया मैं बहुत थक गया हूँ, अगली क्लास में फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे किससे, NCERT जो आपके रसायन विज्ञान वाले क्वेश्चन है उसके साथ। तो चलें अभी क्लास को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही और क्लास भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। धन्यवाद।